एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक और एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम की, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जिसको हम टॉरिसरीज लॉ ऑफ इफ्लक्स भी बोलते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बर्नौली की एप्लीकेशन है। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसमें हमें मेजर करना है स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट। तो स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम अ स्मॉल होल या ओपनिंग या ऑरिफिस भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास स्पीड हमें मेजर करनी है, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने लिक्विड फिल किया। कैसा है? आइडियल लिक्विड, आइडियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो, इररोटेशनल होना चाहिए हमारे पास। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमने एक आइडियल फ्लूइड कंसिडर किया है जिसमें विस्कस फोर्सेस ना लगे, विस्कस ड्रैग ना हो। दो पोजीशंस देख रहे हैं हम। सबसे पहला जो है सरफेस, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर करेंगे A1। फिर जो हमने ऑरिफिस लिया है, यहाँ पे जो स्मॉल ओपनिंग है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान के चल रहे हैं A2। अब स्पीड V1, यहां स्पीड V2। हमें पता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एरिया और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ एरिया कम है, मतलब स्पीड क्या होगी? ज्यादा। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो दो चीजें हम लेके चलेंगे। हमारे पास A1 V1 इज A2 V2। हम बोल सकते हैं यहां से हमारे पास V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू A2 बाय A1। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्योंकि ये बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है, तो बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन क्या बोलती है? बर्नौली इक्वेशन में हमने सीखा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सो एंड सो फ्लूइड। कौन सा वाला? आइडियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल, विस्कस ड्रैग नहीं होगा हमारे पास, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो मींस हमारे पास यहाँ पे हम आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं, हम ऑरिफिस में से, स्मॉल ओपनिंग में से उस स्पीड का मेजर करने वाले हैं जिस स्पीड से लिक्विड फ्लो करेगा। तो यहाँ की स्पीड हमने V1 ले ली, यहाँ की V2 ले ली। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो स्पीड कम, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो स्पीड ज्यादा। बर्नौली इक्वेशन यूज की तो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन बोलती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ रही है? कांस्टेंट के इक्वल आ रही है। नेक्स्ट, हमने जो दो पोजीशंस ली हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के लिए, दोनों जो ओपनिंग है वो बिल्कुल ओपन है टू द एटमॉस्फेयर। दोनों सर्फेसेस हमारे पास ओपन है टू द एटमॉस्फेयर। दोनों ओपन होने की वजह से दोनों पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, इक्विवेलेंट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मींस द प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड 2 इज सेम एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं P1 P2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? P0 के इक्वल। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम जब यूज करेंगे बर्नौली इक्वेशन, मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब क्योंकि आइडियल फ्लूइड है, तब उसमें हम बोलते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन द गिवन टाइम इज कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लूइड लीविंग द सरफेस। तो सेम चीज हमने की थी बर्नौली इक्वेशन में। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हम बोलते थे दोनों पोजीशंस के लिए, मींस हमारे पास वहीं से हम डिराइव करते थे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे हम दो पोजीशंस पे जब बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट पे आ जाएगी P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। यहां से हमने जो हाइट ली है वो हमने कितनी कंसिडर की है? दोनों के बीच में H। ये हमारा रेफरेंस, ये हमारी हाइट कितनी हो गई? H हो गई। सेकेंड केस जब हम यहां अप्लाई करेंगे, सिमिलरली P2 उसकी जगह P0, P1 की जगह भी P0, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H की वैल्यू यहां पे होने वाली है 0, रेफरेंस लेवल। फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड इक्वेशन पे हमने बर्नौली इक्वेशन लगाई। बर्नौली इक्वेशन लगाने के बाद अब हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा हाफ रो
v2 square minus half rho v1 square is rho gh। क्या हम इसमें से हाफ रो कॉमन ले सकते हैं? तो हाफ रो अंदर अगर हम कॉमन ले v2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर विल बी 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड वाली टर्म जो है वो ये बन गई। लेफ्ट हैंड साइड की टर्म आ गई हाफ रो v2 स्क्वायर। यहां से हमने v2 स्क्वायर कॉमन लिया, यहां तो v2 स्क्वायर है, यहां पे नहीं है, तो मींस हम v2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही हाफ रो v2 स्क्वायर कॉमन आया, क्या रह गया? 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू रो gh। रो से रो कैंसिल, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, डेंसिटी सेम। ये 2 ऊपर जाएगा, इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई हमारे पास 1 माइनस v1 अपॉन v2 का स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम v1 अपॉन v2 को लिख सकते हैं a2 अपॉन a1। यहां पे हम रिप्लेस कर देंगे, ये हमारे पास बन गई 1 माइनस a2 अपॉन a1 का होल स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर इज 2gh। अब यहां पे हम एक अजम्पशन लेते हैं कि हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 का वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू A2, या हम बोल सकते हैं A2 इज मच स्मॉलर देन A1। तो हमने जब ये अजम्पशन ली कि A2 इज मच स्मॉलर देन A1, तब हमारे पास ये जो रेशियो है V1 अपॉन V2 की, ये कैसे बन जाएगी? V1 अपॉन V2 मीन्स A2 अपॉन A1। जब हमें कैलकुलेट करना है V1, ये आ गया A2 अपॉन A1 इंटू V2। स्मॉल वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू, स्मॉल टू लार्ज की रेशियो हमारे पास कितनी हो जाती है? 0। ये बहुत छोटी है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी है, तो ये रेशियो कितनी हो जाएगी? 0 के इक्वल। तो मींस हम बोल सकते हैं A2 बाई A1 की रेशियो कितनी होने वाली है? 0। या हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो V1 वेलोसिटी या स्पीड है फर्स्ट सरफेस पे, वो कितनी हो जाएगी? 0। क्या किया हमने? एक अजम्पशन ली कि ये जो सरफेस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सरफेस 1। उससे हमारे पास क्या आया कि जो स्पीड है एट द फर्स्ट सरफेस वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि वहां पे जो लिक्विड है वो ऐसा लग रहा है कि वो रेस्ट पे है, मतलब उसमें चेंज आ रहा है, पर इतना थोड़ा चेंज है, इतना स्मॉल चेंज है कि हमारे पास उसकी जो स्पीड है लिक्विड की वहां पे टॉप मोस्ट लेयर पे वो हमें 0 जैसे अज्यूम हो रही है। तो मींस अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, ये उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो ये फैक्टर 0 हो गया। मींस स्पीड एट द फर्स्ट सरफेस वो 0 हो गई। यहां से हमारे पास ये फैक्टर 0 हुआ, तो 1 माइनस 0 इज 1, ये पूरा 1 हो गया। v2 स्क्वायर इज 2gh, तो v2 कितना आ गया? अंडर रूट 2gh। तो स्पीड एट द ओरिफिस, स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड एट दिस स्मॉल ओपनिंग, वो हमारे पास कितनी आई? अंडर रूट 2gh। अब बात करते हैं काइनेमैटिक्स की। वहां पे सबसे पहले हमने बात की थी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंको। जब हम किसी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तब हमने बोला था कि अगर आपको इनिशियल स्पीड गिवन है, वेल एंड गुड, ले लो। नहीं गिवन है तो हम क्या ले लेते हैं? 0। तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते थे जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ड्रॉप करेगा? इनिशियल वेलोसिटी 0, v मुझे निकालनी है। डाउनवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2gh, ये 0, तो v कितना आ गया? अंडर रूट 2gh। तो टॉरिसेली ने बोला कि हमारे पास द स्पीड ऑफ अ लिक्विड कमिंग आउट थ्रू अ होल एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस इज सेम, इसकी स्पीड ऑफ एफ्लक्स या स्पीड एट द ओरिफिस सेम होगी of a particle fallen freely through a height h under gravity। जब किसी पार्टिकल का फ्री फॉल करवाएंगे, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब हम फ्री फॉल करवा रहे हैं, तब हमारे पास जो दोनों की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? सेम। तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स
या स्पीड एट द orifice is same as the speed attained by the particle falling freely falling freely through a height h under the effect of gravity. तो ये क्या है हमारे पास, ये है टॉरिसलीज थ्योरम. हमने क्या मेजर किया, हमने बोला फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, फर्स्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, उसके कंपैरिजन में सेकंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम. तो हमें फाइंड करनी थी स्पीड ऑफ इफ्लक्स. हमने लगाई बर्नौली इक्वेशन. बर्नौली इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, एक अजम्पशन यूज की कि इफ A2 इज लेसर देन 1, लेस देन A1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो ये फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 1. A2 by A1 कितना हो जाएगा 0. स्पीड एट द फर्स्ट सरफेस ऑफ द लिक्विड कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0. तो मीन्स हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, √2gh, which is same as the particle fallen freely through a height h. This is Torricelli's theorem. Okay, betu, bye.